नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564880509696086089483864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study4civils है। दोस्तों, हिंदी के इस पूरे क्रम में लंबी श्रृंखला चली और हमने पीछे व्याकरण के अलग अलग खंडों को हल किया और वहां से तमाम जानकारियां प्राप्त की और तरीके सीखे कि किस प्रकार से किस प्रश्न को हल किया जाए। अब यहाँ पर हम देखने वाले हैं अपठित गद्यांशों को। अपठित गद्यांश, हालांकि ये व्याकरण का अंग तो नहीं है, लेकिन सामान्य हिंदी से संबंधित अगर कोई भी प्रश्न पत्र आप हल करते हैं तो उसमें यह अनिवार्य रूप से उपस्थित होता है। एक या दो पैराग्राफ आपको मिलते हैं या उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, वो परीक्षा के पाठ्यक्रम पर निर्भर करता है। और उसके अंदर कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, मतलब 2, 4, 5 ऐसी ही संख्या होती है प्रश्नों की और उनके उत्तर आपको देने होते हैं। तो आवश्यक ये होता है कि गद्यांश को आप ध्यान से पढ़िए। एक बार में अगर नहीं समझ में आता है तो 2 से 3 बार पढ़िए। और ज़्यादा उलझा हुआ गद्यांश है, जैसे कि जो CSAT के लेवल के गद्यांश होते हैं, तो वैसे गद्यांशों को कई बार पढ़ने की नौबत आ जाती है। और ये कतई बुरा नहीं है, ऐसा नहीं कि आप उसमें टाइम बर्बाद कर रहे हैं। जितनी बार आप पढ़ते हैं उतनी बार उसका नया आयाम आपको दिखाई देता है। आपको बहुत से लोगों ने बताया होगा कि बहुत सारी किताबों को पढ़ने का कोई फायदा नहीं है, कुछ किताबें ही आप चुन कर रखिए, मतलब पाठ्यक्रम के हिसाब से अपनी, और उनको बार बार पढ़िए, बार बार रिवीजन करिए। उससे आप नए नए उसके जो आयाम हैं या नई नई जानकारियां हैं उनसे अवगत हो पाएंगे और वो चीज़ें दिमाग में आपके स्टेबल होंगी। तो वही हाल गद्यांश के साथ भी होता है। एक से ज़्यादा बार पढ़ने पर आपका दिमाग आपको खुद बताता है कि उसका सेंटर पॉइंट, उसका फोकस कहाँ पे है। और किसी भी लेख या निबंध को जब लिखा जाता है, ये छोटा सा लेख ही तो है, ये गद्यांश आप देख रहे हैं, छोटा सा लेख है, तो लिखने वाला कोई व्यक्ति ही होगा, निश्चित रूप से किसी रोबोट ने तो लिखा नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति में जो भी व्यक्ति लिखता है उसका एक दृष्टिकोण होता है कि जब अंतिम पंक्तियां आती हैं तो वहां पर आकर वो केंद्रित होने लगता है, मतलब मेन पॉइंट पर केंद्रित होने लगता है। फोकस उसका दिखाई देने लगता है कि वो किस चीज़ के बारे में कहना चाह रहा था। शुरुआत में सब फैला फैला कर बातें करते हैं, गोल गोल घुमाएंगे, उलझाने की कोशिश करेंगे, लेकिन जो अंतिम पैराग्राफ या लास्ट की कुछ लाइनें होती हैं वहाँ उनका मेन मतलब निकल आता है। ये ज़्यादातर गद्यांशों में देखा गया है। तो इस तरीके से भी आप गद्यांश को समझ सकते हैं और शीर्षक इसकी तलाश, जो शीर्षक इसका है उसको तलाश सकते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ नीचे की पंक्तियां पढ़ेंगे, ऊपर का छोड़ देंगे। नीचे वाला थोड़ा ज़्यादा ध्यान देकर पढ़ने की ज़रूरत है, बस यही बात। तो गद्यांश को पढ़िए 1 से 2 बार। एक बार में पर्याप्त समझ में नहीं आता है, हालांकि हल्के लेवल के गद्यांश है तो समझ में भी आ जाएगा, लेकिन मान लीजिए उलझा हुआ है तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा 2 से 3 बार। अब यहाँ देखते हैं आगे। अच्छा, कुछ अभ्यर्थियों का गद्यांश को हल करने का जो दृष्टिकोण है वो बड़ा ही बेकार होता है। वो करते क्या है कि पहले प्रश्न देखते हैं। तो चलिए, प्रश्न देखा वो भी ठीक है, प्रश्न देखा तो उससे आपको समझ में आएगा कि गद्यांश में आपको क्या चीज़ ढूंढनी है, तो वो बात ठीक है। लेकिन उसके बाद वो एक पंक्ति पढ़ते हैं, वहाँ से कुछ उत्तर उन्हें समझ में आया, उसको अपना उसी हिसाब से प्रश्न, जो प्रश्न का विकल्प दिया है उसमें से चुन लेंगे। वो बाकी गद्यांश की ओर निगाह भी नहीं डालेंगे। तो थोड़ा पढ़कर और प्रश्न का उत्तर देना, फिर थोड़ा पढ़कर फिर प्रश्न का उत्तर देना, ये वाली जो स्थिति है ये घातक है। पूरा गद्यांश एक बार में पढ़ डालिए, समय निकाल कर पढ़ डालिए 1 या 2 बार, और उसके बाद तब निष्कर्ष निकालिए, तो आप ज़्यादा सही तरीके से प्रश्नों को हल कर पाएंगे। नहीं तो ज़्यादा उलझा हुआ गद्यांश रहेगा तो आप ऊपर ऊपर की लाइनें पढ़कर उसी हिसाब से उत्तर दे देंगे और वो प्रश्न गलत हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। अब यहाँ ये कहा गया है कि जो महिला शिक्षा है उसमें शुरुआती समय से ही समस्याएं रही हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि वो मॉडर्न एज में आई हैं या मेडिवल टाइम पीरियड में महिलाओं की दशा बहुत खराब हो गई थी तो उस समय शिक्षा का स्तर बिगड़ गया। ये समस्या प्राचीन समय से ही है। ये ठीक है कि प्राचीन काल में जो वैदिक काल था उस समय वेदों की ऋचाओं और स्तुतियों की रचना महिलाएं भी किया करती थी, विदुषी महिलाएं हुआ करती थी, लेकिन तब भी जो पितृसत्तात्मक दृष्टिकोण था वो मौजूद था। ठीक, वैदिक सभ्यता ये पुरुष सत्तात्मक थी, मतलब पिता जो था वो कुल का प्रधान होता था और उसी की मर्जी के हिसाब से सब कुछ चलता था और बाद में उसके उत्तराधिकारी उसके पुत्र ही माने जाते थे। तो इस स्थिति में महिलाओं के साथ वैसा ही बर्ताव होता था, मतलब इतना गिरे स्तर का नहीं होता था। जैसे आप याज्ञवल्क्य के गार्गी संवाद को देखते हैं तो उसमें आप पाएंगे कि जब गार्गी के साथ याज्ञवल्क्य का शास्त्रार्थ होने लगता है तो उसमें गार्गी बहुत तार्किक रहती है, मतलब तर्क कौशल उनका एकदम से अद्भुत रहता है। तो याज्ञवल्क्य उनके तर्कों के सामने अब फीके पड़ने लगते हैं, मतलब उन्हें लगता है कि अब वो हार जाएंगे, इनके तर्कों का सामना नहीं कर पाएंगे। तो वो धमकी देते हैं गार्गी को विद्वानों की भरी सभा में कि अगर तुम चुप नहीं रहोगी तो मैं तुम्हारा सिर फोड़ दूंगा। ये श्लोक में लिखा हुआ है, मतलब ये कहीं कहानी नहीं है। तो इस मानसिकता से ये झलकता है कि किसी को भी, किसी महिला को अपने से ऊपर देखने की काबिलियत या बर्दाश्त करने की क्षमता उस समय भी नहीं थी। तो जब आप बराबरी का हक नहीं देंगे तो बराबरी की शिक्षा मिलेगी कैसे, ये बात है। तो वही हाल था और वो आज भी है।
और जो हमारी पहली पंचवर्षीय योजना है, जब देश आज़ाद होता है तो तमाम राजनीतिक अस्थिरताएं होती हैं, सीमा विवाद रहते हैं। उसके बाद कैसे भी संविधान बनकर तैयार हुआ, संविधान निर्माता बहुत मेहनत करते हैं, तो कानून का शासन लागू हो गया। उसके बाद जब पूरा प्रॉपर तरीके से हमने गणतंत्र का स्वरूप धारण कर लिया, तो सरकार जो तत्कालीन थी, मतलब नेहरू जी की सरकार थी, तो उन्होंने सोचा कि अब विकास के लिए काम करना चाहिए, क्योंकि देश बहुत पीछे जा चुका है, बहुत ज़्यादा शोषण हो चुका है, तो विकास के लिए हमें आगे कदम बढ़ाने होंगे। तो ये पंचवर्षीय योजनाएं योजना आयोग के माध्यम से शुरू होती हैं। जो पहली पंचवर्षीय योजना आती है उसमें महिलाओं की शिक्षा की समस्या पर भी ध्यान केंद्रित किया गया था, और यह अनुभव किया गया कि समस्या को हल करने का जो मापन है उसका विशेष तरीका अख्तियार करने की ज़रूरत है। नहीं तो जो पुराने मापदंड हैं उसके हिसाब से चलेंगे तो जैसे सुधार पहले था वैसे ही होगा, उससे कुछ अतिरिक्त नहीं होगा। इसके साथ ये भी कहा गया कि व्यवस्था से आगे स्वदेशी शासन के दृढ़ आग्रह से महिला शिक्षा के प्रति समाज की द्वंद्वात्मक सोच में कमी आने लगी थी। खत्म नहीं हुई थी लेकिन कमी आने लगी थी। दोहरा मापदंड, मतलब पुरुष की अलग शिक्षा, महिला की अलग शिक्षा, ऐसा। और पहली पंचवर्षीय योजना में यह भी बताया गया कि महिला शिक्षा के सामान्य उद्देश्य और लक्ष्य, ये पुरुषों को प्राप्त होने वाली जो शिक्षा है या पुरुष शिक्षा जो है उसके उद्देश्यों और लक्ष्यों से भिन्न नहीं है। ऐसा नहीं है कि महिलाओं को किसी खास मकसद से पढ़ाया जा रहा है और पुरुषों को किसी और खास मकसद से पढ़ाया जा रहा है। मतलब महिलाओं को इस मकसद से पढ़ाया जा रहा है कि वो रसोई में काम करें, और पुरुषों को इस मकसद से पढ़ाया जा रहा है कि वो बढ़िया जाकर नौकरी करें बाहर, मतलब बढ़िया कमाएं बाहर से। ये वाला मकसद नहीं, उद्देश्य एक है। शिक्षा का मूल मतलब क्या होता है? एक सार्थक जीवन शैली विकसित करना, मतलब आपके अंदर बौद्धिकता, देखिए बुद्धि ये जन्मजात होती है, दिमाग सबके पास होता है, उस बुद्धि का विकास शिक्षा करती है। बुद्धि को प्रखर बनाने का काम शिक्षा करती है। जैसे बर्तन होता है और उसको आप मांज दीजिए तो चमक जाता है, तो ये परिमार्जन का काम शिक्षा करती है। तो वो परिमार्जन समान रूप से दोनों को प्राप्त हो, दोनों की बौद्धिक स्तर का समान रूप से विकास हो, ये शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। ठीक, तो ये चीज़ है। और इसके साथ ये भी कहा गया कि जिस मार्ग से महिला शिक्षा के उद्देश्य को प्राप्त किया जाएगा वो अत्यावश्यक रूप से भिन्न होगा। ये भी कहा गया, वो भिन्न इसलिए होगा क्योंकि महिला और पुरुष शिक्षा का जो स्तर था उसमें भिन्नता थी। तो उस खाई को पाटने के लिए, मतलब महिला शिक्षा को भी पुरुष शिक्षा के स्तर तक लाने के लिए बीच का जो गैप है उसको पूरा करने के लिए थोड़ी रफ्तार बढ़ानी पड़ेगी, यानी थोड़ा अतिरिक्त प्रयास करना पड़ेगा। उदाहरण के तौर पर कोई अभ्यर्थी जो है वो पूरे 1 साल से पढ़ रहा है, तो उसका सिलेबस तैयार हो चुका है, उसे बस रिवीजन करना है, लेकिन आपके पास सिर्फ 3 महीने हैं, तो आप क्या करेंगे? पढ़ने के घंटे बढ़ाएंगे और ज़्यादा मेहनत करेंगे। तो वही चीज़ महिला शिक्षा के साथ है, अभी भी है। अब इसके बाद तो कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि ये फेमिनिज्म है, मतलब महिलाओं को ज़्यादा आगे बढ़ाने की कवायद चल रही है और पुरुषों को दबाने का। ऐसा कुछ नहीं है, ये सशक्तिकरण की बात है, और सशक्तिकरण में कोई चीज़ ऊपर और कोई चीज़ नीचे नहीं होती है, सब बराबरी में देखा जाता है। मतलब महिलाओं की शिक्षा का स्तर उसी बराबर हो जैसा कि पुरुषों का है, ना तो उससे ऊपर ना उससे कम। ठीक, अब देखिए आगे, तो 1952 से लेकर 53 ये जो एक्सप्लेनेशन आपको दी जा रही है ना, ये गद्यांश को समझने में आपकी सहायता करेगी, इस उद्देश्य से है, इसको निरर्थक मत समझिएगा। 1952 से लेकर 53 में माध्यमिक शिक्षा आयोग, यानी जो मुदलियार आयोग कहा जाता है, वो आता है और शिक्षा में लैंगिक विभिन्नता के प्रति कम चिंतित प्रतीत हुआ। और शिक्षा, मतलब लड़कियों की शिक्षा के मुद्दे पर आयोग ने दोहराया कि लोकतांत्रिक समाज में जहां सभी नागरिक अपने नागरिक और सामाजिक कर्तव्यों और विभिन्नताओं का निर्वहन कर रहे हैं, ऐसा समाज बौद्धिक विकास के मानक में अगुआ बनेगा, जिसमें कि बिना किसी भेदभाव के लड़के और लड़कियों दोनों के द्वारा शिक्षा। यहाँ भी वही घिसी पिटी जो दकियानूसी बातें हैं उसको दोहरा दिया गया कि लड़के लड़की समान है, समान तरीके से शिक्षा दी जाएगी। भाई जो चीज़ नीचे दबी हुई है उसको पहले उठाओगे तब तो वो समान स्तर पर आएगी, तब दोनों को साथ लेकर चलना, ठीक है। लेकिन जब तक दबा है तो उसको उसी कंडीशन में लेकर चलोगे तो वो परमानेंटली दबा रह जाएगा। तो ये समस्या थी मुदलियार आयोग के साथ, मतलब उसने सही तरीके से जो धरातल था उसको समझा नहीं। इसके बाद देखिए, महिला शिक्षा पर राष्ट्रीय समिति, जिसे कि सामान्यतः महिला शिक्षा पर दुर्गाबाई देशमुख कमेटी कहा जाता है, यहाँ आप देख रहे हैं, इस नाम से जाना जाता है। और कई समितियों में यह महत्वपूर्ण समिति थी जिसका कि गठन महिला शिक्षा के प्रश्न पर विचार करने के उद्देश्य से हुआ था। और समिति ने महिला शिक्षा के धीमे विकास को पहचाना, धीमा विकास इसलिए क्योंकि वो पिछड़ा हुआ है, और अपना ध्यान महिलाओं की उच्च शिक्षा से हटाकर पहले विद्यालयी शिक्षा पर केंद्रित किया, क्योंकि असलियत ये थी कि उच्च शिक्षा के स्तर तक तो बहुत कम ही पहुंच पाती थी। बहुत की पढ़ाई तो प्राइमरी लेवल में छुड़ा दी जाती थी, और ये बाद तक बना रहा, सिर्फ आज़ादी के समय तक ही नहीं। ऐसा नहीं कि उसके बाद सब आमूल चूल परिवर्तन हो गया। ये 60 और 70 के दशक तक मानसिकता थी लोगों की कि चिट्ठी पत्री भर लड़की जान जाए तो उसको घर बैठा दीजिए बस। मतलब चिट्ठी पत्री का मतलब समझ रहे हैं कि वो अपने ससुराल जाए, कम उम्र में ब्याह कर दिया जाता था, और ससुराल जाए तो माता पिता को वो चिट्ठी लिख सके और माता पिता जो चिट्ठी भेजे उसको पढ़ सके, बस इतना ही उसके पास नॉलेज होना चाहिए, और थोड़ा बहुत रामचरितमानस का पाठ करना जाने, मतलब उतने अक्षर पहचान ले। इससे ज़्यादा पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो उसका दिमाग आसमान में चढ़ जाएगा। तो ऐसी मानसिकता होती थी। ठीक, अब इसके बाद देखें आगे, तो समिति का मूल उद्देश्य उन समस्याओं को चिन्हित करना था जो कि महिला शिक्षा के उन्नयन में बाधक हो रहे थे, और साथ ही समिति ने सरकार को ऐसे सुझाव दिए जो कि महिला शिक्षा को लड़कों की शिक्षा के समकक्ष ला सके। यही असली बात है।
समकक्ष लाना है, ऊपर नहीं ले जाना है और न किसी को दबाना है। यहाँ दबाने की मानसिकता नहीं है, लेकिन उठाने की मानसिकता तो होनी चाहिए। तो ये चीज़ हमने देखी। ये आपका पूरा पैराग्राफ है। अगर आप घुस कर पढ़ेंगे ना पैराग्राफ को तो आपको पढ़ने में मजा भी आएगा, चीज़ें स्पष्ट होंगी। क्योंकि ये पहला पैराग्राफ था और आपको ये बताना था कि अपठित गद्यांश में कैसे निष्कर्ष निकाला जाता है, इसलिए थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेन किया गया है। और इसमें आप उबिएगा नहीं, बस ये सीखिएगा कि किस तरीके से अर्थ निकाला जाता है हर पंक्ति का। अब इसमें ये पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसने महिला शिक्षा के धीमे विकास को पहचाना और अपना ध्यान महिलाओं की उच्च शिक्षा से हटाकर विद्यालयी शिक्षा पर केंद्रित किया। ये कौन सी कमेटी या किस योजना के तहत होता है? तो यहाँ 4 ऑप्शन दिया हुआ है, जिसमें कि पहली पंचवर्षीय योजना है, इसके अलावा माध्यमिक शिक्षा आयोग है, ठीक, और दुर्गाबाई देशमुख कमेटी है, इसके अलावा मुदलियार आयोग है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि साफ साफ उत्तर लिखा हुआ है कि दुर्गाबाई देशमुख कमेटी जो रहती है वो महत्वपूर्ण समितियों में से एक थी और ये धीमे विकास को पहचानती है। और यही वजह है कि पहले हायर एजुकेशन से पहले जो प्राइमरी लेवल है वहाँ अपना ध्यान लगाती है, ताकि वहाँ से शिक्षा का स्तर आगे, मतलब शिक्षा का क्रम आगे बढ़ सके। ऐसा ना हो कि 5 तक पढ़ा के स्कूल छुड़वा दिया, ऐसा ना हो। वो मिडिल क्लास यानी जूनियर में जाएं, उसके बाद मैट्रिक करें और इंटरमीडिएट करें और आगे बढ़ें, तो उच्च शिक्षा तभी तो आगे आएगी, ठीक। तो ये वाला है, मतलब दुर्गाबाई देशमुख कमेटी इसका आंसर हो जाएगा। आराम से आप पकड़ सकते हैं इसमें। और पहली पंचवर्षीय योजना ने किस चीज़ का उल्लेख किया, ये आपसे पूछा है। तो भविष्य में बिना किसी भेदभाव के लड़के और लड़कियों दोनों के द्वारा शिक्षा का प्राप्त करना, तो ये वाला काम किसने किया था? यहाँ आप देखें, ये काम मुदलियार आयोग का था। ये जो मुदलियार आयोग था, मतलब जिसे कि माध्यमिक शिक्षा आयोग कहा जाता है, इसमें यह कहा गया कि भैया भेदभाव रहित शिक्षा होगी, लड़का लड़की समान। जो पहले की असमानता है उसको ये एकदम से भूल गए, भ्रमित हो गए। तो मुदलियार आयोग जो है वो तो होगा नहीं। अब इसमें देखिए, जिस मार्ग से महिला शिक्षा के उद्देश्य को प्राप्त किया जाएगा वो अत्यावश्यक रूप से भिन्न होगा। ये पहली पंचवर्षीय योजना में कहा गया था, ठीक है। और महिला शिक्षा के सामान्य उद्देश्य और लक्ष्य पुरुषों की शिक्षा के उद्देश्य और लक्ष्य से भिन्न नहीं है। तो ये दोनों ही बात पहली पंचवर्षीय योजना में स्पष्ट होती है। तो ये बी और सी दोनों यानी डी वाले विकल्प को हम चुनेंगे। इसके बाद देखते हैं आगे। तो मुदलियार आयोग किसके प्रति कम चिंतित प्रतीत होता है? तो शिक्षा में लैंगिक विभिन्नता के, शिक्षा में जो लैंगिक विभिन्नता है उसके प्रति उसका कोई आकर्षण या रुझान ही नहीं था। उसका मेन उद्देश्य था शिक्षा, शिक्षित करेंगे बराबर हम देखते हैं, हम भेदभाव नहीं करते हैं। और जो पहले का भेदभाव है उसको भूल गए हैं। तो ये जो है ना, ये लिंग में मतलब लिंग विभिन्नता शिक्षा के मामले में उसमें ये कम चिंतित प्रतीत होता है। और चौथे नंबर के प्रश्न को देखिएगा, 5 पूछे जाते हैं। इस अवस्था से आगे स्वदेशी शासन के दृढ़ आग्रह से महिला शिक्षा के प्रति समाज की, अब यहाँ पे जो ब्लैंक स्पेस है वहाँ शब्द आपको भरना पड़ेगा, सोच में कमी आने लगी। तो कैसी सोच में कमी आने लगी? द्वंद्वात्मक, आपने देखा था पैराग्राफ में, ठीक। यहाँ आप देख रहे हैं, ये पैराग्राफ है ना, द्वंद्वात्मक सोच जो है उसमें कमी आने लगती है, यहाँ आप देख रहे हैं। तो पैराग्राफ में ही सारा उत्तर छिपा हुआ है। अगर शीर्षक तलाशने को कहा जाए तो भी आप तलाश सकते हैं। तो जरा बताइएगा कि इसका उचित शीर्षक क्या हो सकता है इस गद्यांश का, क्योंकि इस प्रश्न में कहीं भी शीर्षक, मतलब इन प्रश्नों में कहीं भी शीर्षक नहीं पूछा गया। तो ये आपका होमवर्क है। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये जो गद्यांश अभी विधिवत तरीके से समझाया गया, तो इसका मेन शीर्षक क्या हो सकता है, इसका क्या निष्कर्ष। चलिए, अब यहाँ ये कहा गया, 5वां और अंतिम प्रश्न देखेंगे कि निम्नलिखित में से अगुआ शब्द का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। तो अगुआ मतलब अग्रणी, आगे रहने वाला, जो पहले अगवानी करे, आगे आगे चले। तो रहबर, सरदार, अग्रणी, रहनुमा, कौन सा इसमें से नहीं है बताइए। यहाँ जो विकल्प दिए हैं उन्हें ध्यान से देखिएगा। रहनुमा दिया है, रहबर दिया है, सरदार दिया है और अग्रणी दिया है। लिखने का तरीका भी ध्यान दीजिएगा क्योंकि यहाँ वर्तनी भी महत्वपूर्ण है। अब इसमें अगर ध्यान से देखा जाए तो चारों ही हैं, मतलब चारों ही पर्यायवाची हैं, लेकिन चूंकि डी वाला जो ऑप्शन है उसमें वर्तनी दोष है। अग्रणी होता है ना कि अग्रणी। ये अग्रणी जो शब्द है ना, ये असल में कोई शब्द ऐसा होता ही नहीं, अग्रणी होता है। ये वाला र लगेगा तो ये भी सही होता, लेकिन ऐसा दिया नहीं है। तो डी वाले ऑप्शन को चुन लेते हैं, ये अगुआ का पर्यायवाची नहीं। बाकी वैसे देखा जाए तो रहबर मतलब भी होता है लीडर या मार्गदर्शक या गाइड। रहनुमा का भी वही अर्थ है। सरदार का मतलब अगुआ या अग्रणी होता ही है, मतलब नेता को ही सरदार कहते हैं। और अग्रणी मतलब भी आगे आगे चलने वाला, तो वो भी चीज़ सही है, इसे हमने देखा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये अगला गद्यांश है, इसको भी हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ देखें, आपके दिए गए गद्यांश के आधार पर प्रश्न पूछे गए हैं। यद्यपि सिख धर्म एक समन्वयकारी धर्म है, सिख धर्म के बारे में ये गद्यांश आपको बता रहा है। तो सिख धर्म एक समन्वयकारी धर्म है जो कि समतावाद को बल देता है, यानी समानता पर बल देता है, लेकिन वह भी जाति प्रथा के कुछ कम हितकारी पक्षों को खत्म नहीं कर पाया। उदाहरण के तौर पर सिख धर्म को अपनाने वाली निम्न जातियां मजहबी कहलाती हैं, जो कि अलग पूर्वों में रहती हैं, और उनके गाँव और निकटवर्ती गाँव में उन्हें सरदार कहकर संबोधित नहीं किया जाता है, मतलब उनके साथ दोयम दर्जे का बर्ताव किया जाता है। और वह एक सामान्य सम्मान सूचक उपाधि है, मतलब सरदार की जो उपाधि है। लेकिन गुरुद्वारा यानी सिख मंदिर में वे सबके साथ प्रार्थना करते हैं, और लंगर में, मतलब गुरुद्वारा परिसर में जो मुफ्त का भोजन मिलता है, तो सदावर्त जिसको कह सकते हैं, उसमें वो शामिल होते हैं।
अर्थात उन्हें सरदार की उपाधि भले न दी जाए और थोड़ा निम्न समझा जाए, लेकिन उनके साथ अछूतों जैसा या इस तरह का कोई मतलब जो छुआछूत वाला बर्ताव है वो नहीं किया जाता है। भोजन परोसने में, भोजन बनाने में, गुरुद्वारे में प्रार्थना करने में या जो धार्मिक अनुष्ठान है उसमें योगदान देने में वो बिल्कुल भी पीछे नहीं रहते हैं। जैसे सब योगदान देते हैं वैसे उनका भी उसमें रोल होता है। और इसके साथ आप ये भी देखें कि सिख इतिहास के प्रमुख लेखक खुशवंत सिंह स्वयं सिख हैं और उनके हिसाब से सिख समुदाय के भीतर समानता का अर्थ पारंपरिक जातिगत आधार को तोड़कर विवाह करना कभी नहीं रहा है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप जातिगत व्यवस्था को तोड़कर विवाह आदि का जो संबंध है उनको बैठा लेते हैं, ऐसा नहीं है। जाट, क्षत्रिय, ब्राह्मण और शिल्पकार जातियों को अपनी अपनी अलग पहचान रखने का अधिकार है, मतलब उनकी अपनी पहचान कायम है और वे अब भी अंतर्विवाही हैं, मतलब जाति में ही विवाह होता है। जो जाट है वो जाटों से ही विवाह करेंगे। जो ब्राह्मण वर्ण है उसमें मतलब सिखों में भी जो सबसे ऊपर का वर्ण है उसको ब्राह्मण मतलब अलग ढंग से संबोधित किया जाता है, लेकिन जो फीलिंग है वो वही रहती है। तो जाति वाली जो चीज़ें हैं वो जाति में ही रहकर अपने जो जितने भी पारंपरिक काम हैं या फिर जातिगत कर्म है उसको भी करते हैं। इससे निष्कर्ष क्या निकलता है? तो वे अपनी लड़कियों का विवाह अपनी जाति से बाहर सामान्यतः नहीं करते हैं। लिंग असंतुलन के कारण उच्चतर जातियों द्वारा निम्नतर जाति की जो कन्याएं हैं उनको स्वीकारा नहीं जाता है। स्वीकार की जा सकती है, मतलब आमतौर पर स्वीकारा नहीं जाता है, लेकिन जैसे मजबूरी ये हो गई कि मतलब लड़के की शादी करनी है और लड़की मिल ही नहीं रही है क्योंकि लिंगानुपात अच्छा नहीं है, तो लड़कों की तुलना में लड़कियों की तादाद कम है। तो ऐसी स्थिति में पता लगा कि कोई लड़का है उसको ब्याह के लिए लड़की ही नहीं मिल रही है, तो जो निम्न जाति की योग्य लड़की है उससे विवाह कर देते हैं, लेकिन ये विवशता में होता है। लेकिन अपनी लड़की का किसी निम्न जाति के पुरुषों या निम्नतर जाति के पुरुषों में विवाह नहीं करते। ये है पूरा मैटर। मतलब यहाँ जाति व्यवस्था की बात की गई है, साथ में सिख धर्म को जोड़कर दिखाया गया है और ये बताने का प्रयास किया गया है कि इसमें वैसा वाला भेदभाव नहीं है जैसा कि वैदिक सभ्यता में पनप गया था कि छुआछूत होने लगा था कि जो अत्यंत और शूद्र हैं उनसे स्पर्श नहीं होना चाहिए और उनको मंदिर में प्रार्थना करने का अधिकार नहीं है, मंदिर में प्रवेश करने का अधिकार नहीं है, जो सार्वजनिक कुआं है या फिर सार्वजनिक चीज़ें हैं वहाँ हाथ डालने का अधिकार नहीं है। तो ऐसा नहीं है, वहाँ पर जो धार्मिक अनुष्ठान है और लंगर इत्यादि है उसमें वो बढ़ चढ़ कर योगदान देते हैं। लेकिन हाँ, जो अब उनके संस्कारिक कर्म होते हैं जैसे कि विवाह हो गया या इस तरह की चीज़ें, उसमें वो सजातीय काम ही करते हैं। बहुत विवशता हो जाएगी तो भी जातीय काम करेंगे, अदरवाइज एक जाति में रहेंगे। तो जाति व्यवस्था वहाँ भी है, ये मोटी चीज़। अब इसमें ये कहा गया, मतलब प्रश्न पूछा गया, देखिए जाति जब शब्द इस्तेमाल होता है ना तो ये खुद ही डिस्क्रिमिनेशन को दर्शाता है, मतलब भेदभाव अपने आप ही इसके साथ चिपका हुआ चला आता है। तो ये नहीं होना चाहिए, किसी भी लेवल पर नहीं होना चाहिए, चाहे वो विवाह का स्तर हो, चाहे शिक्षा का स्तर हो, चाहे मंदिर में जाने का स्तर हो, चाहे भोजन पकाने का स्तर हो, कहीं पर भी जाति का या जाति सूचक जो शब्द है वो होने नहीं चाहिए। लेकिन पहले से चले आ रहे हैं और चले आ रहे हैं तो इनको अब एकदम से निकाल देना भी संभव नहीं। तो यहाँ आपने देखा क्या कारण है कि विवाह हेतु उच्चतर जातियों द्वारा निम्नतर जातियों की कन्याएं स्वीकार की जाती है। तो अभी आपने देखा कि क्या वजह है, मतलब पारंपरिक जातिगत आधार, लिंग असंतुलन, समतावाद, जाति प्रथा, इसमें कौन सा रीजन हो सकता है? तो लिंग असंतुलन ही जिम्मेदार था। आपने देखा, पता लगा अपनी जाति में उन्होंने लड़कियों की भ्रूण हत्या करवा डाली या पैदा होने के बाद उन्हें ऊपर पहुंचवाने का काम कर दिया है। लिंगानुपात का स्तर आप हरियाणा जैसे जो राज्य हैं उनमें देखेंगे कि बहुत खराब है। तो उसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है? महिलाओं को, मतलब जो कन्या शिशु हैं उन्हें या तो पैदा नहीं होने दिया जाता है या पैदा होने के बाद वो बलि चढ़ जाती। तो ऐसी स्थिति में हालांकि लिंगानुपात सुधरा है और लड़कियां वहाँ की निरंतर बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं, हर क्षेत्र में आगे निकल रही हैं, लेकिन जो लिंगानुपात की दशा थी उस पर अगर विचार किया जाए तो यही तथ्य सामने आता है, कन्या भ्रूण हत्या और इस तरह की चीज़ें। तो जो सजातीय कन्याएं थी उन्हें तो आपने खत्म कर दिया। तो ऐसे में फिर जब अपनी जाति में नहीं मिलेगी तो जो निम्न जातियाँ हैं वहाँ से ले आते हैं, लेकिन वो मजबूरी में करते हैं। तो यहाँ वही है, लिंग असंतुलन, यानी बी वाले ऑप्शन को चुनेंगे, इसका बी वाला सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रमुख लेखक खुशवंत सिंह किस समुदाय से संबंधित है? क्षत्रिय हैं, ब्राह्मण हैं, जाट हैं कि सिख हैं, ये आप बताइए। तो खुशवंत सिंह के बारे में हमने देखा था कि सिखों के इतिहास के लेखक हैं और खुद भी सिख हैं। तो इसमें से डी वाला जो ऑप्शन है उसको हम चुनेंगे कि ये सिख जाति के हैं। मजहबी जातियों के संदर्भ में कौन सा विकल्प असत्य है? तो ये जातियां अलग पूर्वों में रहती हैं, उन्हें गाँव में सरदार कहकर संबोधित नहीं किया जाता है, वे सबके साथ प्रार्थना करते हैं और उनके स्पर्श को अपवित्र माना जाता है। तो ऐसा नहीं है, जो डी वाला ऑप्शन है वही इसमें गलत है और हमें असत्य ही चाहिए था। बाकी सब इनके बारे में ठीक है, इनके पूर्वे अलग होते हैं, इन्हें सरदार कह के नहीं बुलाया जाता है और सिख मंदिर में ये सबके साथ प्रार्थना कर सकते हैं, लंगर में सार्वजनिक अपना श्रमदान दे सकते हैं। लेकिन यहाँ जो ये कहा गया है ना कि उनका स्पर्श अपवित्र माना जाता है, ऐसा कुछ नहीं। इसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सी जातियां अंतर्विवाही हैं, यानी शिल्पकार, ब्राह्मण, जाट। अब इसमें से कौन सी अंतर्विवाही हैं आप बताइए।
तो आपने देखा था जाट, ब्राह्मण, क्षत्रिय और शिल्पकार जो है ये सभी अंतर्विवाही हैं, मतलब अपनी जाति से बाहर विवाह नहीं करते हैं। तो इसमें 1, 2, 3 जो सभी हैं वो सही हो जाएगा, अर्थात इसका भी डी वाला जो ऑप्शन है वो परफेक्ट होगा। इसके बाद देखिए सरदार किस प्रकार की उपाधि है, ये इसमें आपको बताना है। तो आपने पीछे देखा था कि जो निम्न वर्ग थे उनमें सरदार की उपाधि उनको नहीं मिलती थी। तो ये है क्या, ये जाति सूचक उपाधि है कि सम्मान सूचक है? इसमें आप देखकर बताइए, ये सम्मान के साथ बुलाई जाने वाली उपाधि है या ये जाति को दर्शाती है? यही दोनों होगा, ये बाकी सामाजिक और धार्मिक से तो इसका कोई ताल्लुक नहीं है, तो ये ऐसे भी एलिमिनेट हो जाते हैं। तो सरदार की उपाधि का किसी जाति से कोई ताल्लुक नहीं है, ये सम्मान सूचक उपाधि है। आपने देखा होगा कि वल्लभ भाई पटेल को जो स्थानीय महिलाएं थी वो सरदार कह के संबोधित करती हैं, क्योंकि वो लीडरशिप उन्हें देते हैं और बारदोली सत्याग्रह सफल रहता है। तो ऐसे ही नेतृत्वकर्ता या जो नेता टाइप के लोग होते हैं उन्हें सरदार, और मतलब सिखों में या जो सिख धर्म है उसमें ये आदर सूचक उपाधि के तौर पर देखा जाता है। ठीक है, वो तो बात गुजरात की थी और वल्लभ भाई पटेल भी गुजराती थे, लेकिन यहाँ चूंकि सरदार शब्द का उल्लेख हुआ इसलिए ये बताना आवश्यक था। तो ये सम्मान सूचक उपाधि है, जिसको भी आप नेता के रूप में देखते हैं, अगुआ के तौर पे देखते हैं, तो उसको सरदार कहते हैं। तो ये हमने देखा सम्मान सूचक उपाधि है। अब इसके बाद आगे चलते हैं, अगले पैराग्राफ को देखने की आवश्यकता है। पैराग्राफ बहुत बड़ा नहीं है, इसमें ये बताया गया है कि भारत काफ़ी विशाल देश है, भौगोलिक आधार पर भले बहुत ज़्यादा बड़ा ना हो, लेकिन जनसंख्या और प्रजातिगत विविधता, जलवायविक विविधता के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये अपने आप में एक छोटा सा लघु विश्व है। अब यहाँ यही कहा गया कि विशाल भारत का सामाजिक ताना बाना, इसके रीति रिवाज, पर्व त्योहार और इसकी परंपराएं हमारी प्राचीन संस्कृतियों की देन है। ऐसी ही एक प्राचीन संस्कृति मिथिला संस्कृति है। ये आंचलिक संस्कृतियां हैं। जो मूल संस्कृति है वो तो वैदिक या भारतीय संस्कृति है, जो कि सनातन सभ्यता से जन्मी है, और कितने ही बाहरी आक्रमण हुए लेकिन उसको कोई हिला नहीं पाया। उसमें जगह जगह कुछ नई चीज़ें जुड़ती गई हैं, लेकिन उसका मूल स्वरूप अभी भी विद्यमान है। तो वो तो है ही है, लेकिन अंचल यानी जो क्षेत्र विशेष में क्षेत्रीय संस्कृतियां पनपती हैं, तो वैसी ही है मैथिली संस्कृति। नेपाल की तराई वाला जो भूभाग था ये मिथिला देश के नाम से जाना जाता था। जनक मतलब राजा जनक का ये क्षेत्र था मिथिला, और इसको जनकपुरी भी कहा जाता था। तो ये आपने देखा। पौराणिक कथाओं के हिसाब से माता सीता का जन्म इसी क्षेत्र में हुआ था, और सीता जी का एक नाम मैथिली भी है। मैथिली इस भूभाग की मातृभाषा है। मैथिली जो है वो भोजपुरी से काफ़ी हद तक मिलती जुलती होती है, लेकिन बड़ी मिठास वाली बोली होती है। और इस क्षेत्र की एक विशिष्ट कला परंपरा है जिसको कि मिथिला लोक चित्रकला के नाम से कहा जाता है। और मिथिला की इस लोक कला को दुनिया भले ही मिथिला पेंटिंग, मधुबनी पेंटिंग या मिथिला चित्रकला के नाम से जानती हो, लेकिन इसका पुराना नाम लिखिया है। ठीक, मधुबनी पेंटिंग भी इसको कहा जाता है और काफ़ी खूबसूरत होती है, इसका अपना ही सौंदर्य है, लेकिन क्षेत्रीय तौर पे इसे लिखिया कहा जाता है। लिखिया मतलब लिखने की कला, लेखनी। और लिखने की इस कला का संबंध वस्तुतः जो मिथिला की स्त्रियां हैं उनके प्राचीन ज्ञान परंपरा से है, और वो चित्रलिपि और ज्ञान पोथी का अंकन करती थी। मतलब दीवारों पर जो भित्ति चित्र बनते थे उसमें वो अपनी जितनी भी जानकारियां थी उनको उड़ेल देती थी। तो ये ज्ञानवर्धक लेखनी होती थी। अब इसमें पूछा गया है कि लिखिया का पुराना नाम, लिखिया किसका पुराना नाम है? लिखिया तो खुद ही पुराना नाम है, प्राचीन नाम है, शुरुआती नाम है। तो वर्तमान में हम इसे किस नाम से जानते हैं, एक्चुअली ये पूछा जा रहा है। तो मिथिला लोकचित्र के नाम से जानते हैं। यहाँ सरल विकल्प दिया है तो ज़्यादा फंसने की जरूरत है नहीं, आप जानते हैं इसका ए वाला ऑप्शन सही होगा। इसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है इसको देख लेते हैं। किस भूभाग को कभी मिथिला देश के रूप में जाना जाता था? तो बिहार का जो गंगा नदी से लेकर नेपाल की तराई वाला इलाका है उसको कहते थे मिथिला, जो सी वाला ऑप्शन है उसको। मधुबनी तो ये तो नाम मतलब एक क्षेत्र विशेष का नाम हो गया, और नेपाल कह नहीं सकते, इसका सी वाला ऑप्शन होगा। सीता का एक अन्य नाम है मिथिला, मिथिलेश कुमारी भी कहा जाता है, मिथिलेश यानी राजा जनक। हमारे विशाल भारत का सामाजिक ताना बाना मतलब जो उलझाव है आपस में, बुनावट है, और रीति रिवाज, ये किस चीज़ की देन है? तो बिहार की देन है, मिथिला की देन है, प्राचीन संस्कृति की देन है, लिखने की क्रिया की देन है। तो ये हमारी प्राचीन संस्कृति की देन है। प्राचीन धरोहर जो हमारी है भारतीय संस्कृति, उसी का सब किया धरा है, उसी के देन है। और ये जितनी भी आंचलिक संस्कृतियां हैं वो उसी के संतति हैं, मतलब उसी की संतानें हैं जो कि अलग अलग क्षेत्रों में विकसित हुई हैं। तो सी वाला ऑप्शन इसमें सही होगा। ठीक, यहाँ आप देखें मिथिला देश, अब यहाँ पर मिथिला क्षेत्र कहना चाहिए क्योंकि देश तो वर्तमान में है नहीं, लेकिन एक जमाने में जो त्रेता युग था उस समय था ये देश। तो मिथिला देश की मातृभाषा क्या है? मैथिली है। ठीक, मैथिली है। इसके बाद यहाँ तक देखा आपने, अभी यहाँ व्याख्या वही चीज़ दी हुई है। अब नया पैराग्राफ देखते हैं। यहाँ पर महर्षि विश्वामित्र के बारे में कहा गया है कि महामुनि या महर्षि, ठीक है, विश्वामित्र विश्वरथ नाम के एक राजा थे जो कि जाति से क्षत्रिय थे, और इनके पिता ये चाहते थे कि ये चक्रवर्ती सम्राट बनकर उनका शासन संभाले। और अपने शुरुआती जीवन काल में राजा विश्वामित्र यानी विश्वरथ बहुत ज़्यादा अहंकारी थे, मतलब शक्तिशाली थे, हर विधि योग्य थे, और इनकी वीरता और इनके पुरुषार्थ का लोहा ये पूरा राज्य मानता था। लेकिन इनके दिमाग में विश्व विजय और दिग्विजय का भूत सवार हो गया। पिता के सिंहासन से हटते ही इन्हें सिंहासन मिलता है, मतलब पिता ही इन्हें सिंहासन पे आसीन करते हैं। तो उसके बाद इनकी प्रबल इच्छा जगती है कि अपनी सीमाओं का विस्तार करें, और इसके लिए पूरी राज्य प्रजा को ये युद्ध में झोंक देते हैं।
नतीजा कुछ नहीं हाथ आता है, सिर्फ मार काट मचती है। जो अच्छा एकदम भला चंगा राज्य था वो अशांत हो जाता है। बाद में जब इन्हें बहुत समय बाद अपनी भूल का एहसास होता है तो ये अपना जो सांसारिक राजसी जीवन था उससे विरक्त होकर तपस्या करना शुरू करते हैं, और तपस्या के बल पे और अपने जो मानसिक संयम था उसके बल पे ये बहुत ऊंचा स्थान प्राप्त करते हैं और ब्रह्मर्षि की उपाधि को धारण करते हैं। तो ये चीज़ है, बहुत लंबी कहानी इनके पीछे है। फिलहाल वही सब दिया हुआ है और उससे संबंधित और भी जानकारियां हैं। तो महामुनि विश्वामित्र और दूसरे वनवासी तपस्वी जो थे ये मारीच और सुबाहु जैसे राक्षसों से तंग आ गए थे। रावण के ही वंश के सारे राक्षस थे, मतलब रावण जो था वो राक्षसों का राजा था, और पूरा जो दक्कन का क्षेत्र था, रावण का राज्य कहाँ पर था, श्रीलंका में था। वहाँ पर भगवान शिव के लिए वो सोने का महल, मतलब भगवान शिव जो है वो विश्वकर्मा के सहयोग से सोने का महल वहाँ बनवाते हैं। मतलब शिव जी का उसमें आशीर्वाद रहता है, विश्वकर्मा का कौशल रहता है। और गृह प्रवेश करने के लिए जिस पंडित को चुना जाता है वो रावण रहता है, पुरोहित के तौर पे वहाँ जाता है और वो गृह प्रवेश की क्रिया को संपन्न करवाता है और दक्षिणा में लंका को ही मांग लेता है। लंका को मांगने के पीछे उसका ये लोभ नहीं था कि इतना बढ़िया सोने का भवन उसको मिल जाएगा। उसे ये लगता है कि गौरी शंकर यानी माता पार्वती और भगवान शिव ये लंका में ही निवास करने वाले हैं, मतलब उस क्षेत्र में ही रहेंगे। तो क्यों ना लंका को ही मांग लिया जाए, तो भगवान शिव और माता पार्वती मुझे छोड़कर जाएंगे ही नहीं, इस मानसिकता से वो मांगता है। और भगवान शिव यहाँ उसे दक्षिणा में लंका देकर वापस कैलाश चले जाते हैं। उसकी जो मंशा है वो पूरी नहीं हो पाती। तो यही चीज़ है। अब यहाँ ये बताया गया कि जो राक्षस थे मारीच, सुबाहु और इस तरह की ताड़का जैसी जो राक्षसियाँ थी, तो ये सब रावण के ही वंशज थे, मतलब वही श्रीलंका वाले एरिया में जनरेट हुए थे और ये पूरे दक्कन के क्षेत्र में आतंक मचाए रहते थे। तो भगवान राम का उधर जाने का अपना एक प्रयोजन था, वो वनवास एक प्लानिंग थी असल में, मतलब दुष्टों का विनाश करना यानी अहंकारियों का विनाश करना उनका कर्तव्य था। तो वही चीज़ दी हुई है। अब राक्षसों के नाश के लिए राजकुमार श्री राम और लक्ष्मण को वो साथ लेकर वन में लौटते हैं, जो कि अभी किशोर वय के बालक रहते हैं, 12-13 वर्ष की अवस्था रहती है। और मुनि विश्वामित्र के साथ अभियान पर निकले राम लक्ष्मण का सामना सबसे पहले राक्षसी ताड़का से होता है। बड़े बड़े दांत वाली, बिखरे बालों वाली भयंकर राक्षसी, आप रामानंद सागर के रामायण में देखते हैं। तो ताड़का के साथ होता है और एक ही बाण में भगवान राम ने उसे धराशायी कर दिया। ताड़का राक्षसी का वध समाचार सुनते ही मारीच अपने सहयोगी राक्षसों के साथ आ डटता है और भगवान राम ने उसे भी मारकर समुद्र के पार खदेड़ दिया, यानी वो चला गया रावण के पास प्राण रक्षा के लिए। और उसके बाद सुबाहु को भी मार डाला। लक्ष्मण ने मारीच के साथ आए राक्षस सेना का संहार कर डाला और इस प्रकार से श्री राम लक्ष्मण ने राक्षसों को मारकर तपस्वियों को निर्भय किया। होता ये था कि ये राक्षस जो थे ये यज्ञ होने ही नहीं देते थे, ऊपर से हड्डियों और जितने भी अपवित्र पदार्थ होते थे उनकी बौछार करते थे, तो जो पवित्र यज्ञ था वो ध्वंस हो जाता था। उसके बाद भी ना माने तो ऋषियों को पूरा उजाड़ देते थे, कुटिया और जितनी भी उनकी चीज़ें, तो इससे उन्हें राहत मिलती है। और इसके बाद दोनों भाई गुरु के साथ मिथिला के लिए प्रस्थान करते हैं, जहाँ पर जनक नंदिनी सीता जी का स्वयंवर आयोजित होने वाला था। तो भगवान विष्णु की ये पूरी प्लानिंग थी, मतलब उनका जो अवतार था उसकी प्लानिंग थी। पहले तो जो किशोर वय भगवान राम और लक्ष्मण रहते हैं उनको दशरथ जी जाने ही नहीं देते हैं कि ये मेरे बच्चे अभी बहुत छोटे हैं, राक्षस कैसे मारेंगे। लेकिन बाद में विश्वामित्र उन्हें समझाते हैं कि इन्हें आप छोटा मत समझिए, इनके अंदर अपार योग्यता है, तो वो जाने की अनुमति देते हैं। अब वो वहाँ पर अपना काम निपटाकर और सीधा निकल जाते हैं स्वयंवर के लिए और वहाँ से राजकुमारियों का वरण करके ले आते हैं। तो ये सारी चीज़ें। अब यहाँ देखिए राम ने किसे मारकर समुद्र के पार भगाया। एकदम बच्चों वाला क्वेश्चन पूछा है, बहुत आराम से आप कर सकते हैं, ज़्यादा इसमें माथापच्ची की जरूरत भी नहीं। तो यहाँ कहा गया कि मारीच अपने सहयोगी राक्षसों के साथ आ डटा था और उसे ही मारकर समुद्र के पार भगा दिया। वो भाग गया असल में, और जब भागने लगा तो उसको जीवन दान दिया गया। तो ये मारीच है। मारीच और उसके सहयोगी दोनों हो सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा बारीकी है, मारीच और उसके सहयोगियों को, ठीक। तो यहाँ अब आगे की चीज़ों को आपको ध्यान से पढ़ने की आवश्यकता है। कन्फ्यूजन इन्हीं दोनों में होगा कि मारीच को अकेले भगाया था कि उसके सहयोगियों को भगाया था। तो यहाँ ये साफ साफ लिखा है कि मारीच के साथ आई हुई राक्षस सेना को लक्ष्मण जी पहले ही तोड़ फोड़ डाले थे, यानी ध्वंस कर दिए थे। तो जब वो अकेला हो जाता है तब भागता है, तो वो अकेले ही भागा था, राक्षस उसके साथ नहीं गए थे। तो ये कुछ यहाँ पर थोड़ा समझ आया। इसका सिर्फ डी वाला आंसर होगा, मारीच, सी वाला नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद देखते हैं महामुनि विश्वामित्र को कौन तंग करता था। तो मारीच और सुबाहु तंग करते थे, दोनों तंग करते थे, डी वाला ऑप्शन होगा। राम लक्ष्मण दोनों भाई मुनि विश्वामित्र के साथ मिथिला क्यों गए? तो सुनने में आया था कि जनक नंदिनी सीता जी जो है उनका स्वयंवर होने वाला है, और स्वयंवर की जो प्रतिज्ञा थी वो बड़ी ही विचित्र थी। तो विश्वामित्र ने यह कहकर लिवा जाते हैं कि चलो राजकुमारों देखते हैं, बड़ा आनंद आएगा, वहाँ पर एक बड़ा ही भव्य स्वयंवर आयोजित होने वाला है। लेकिन स्वयंवर भी ऐसा वैसा नहीं है, उसमें एक कठिन शर्त है कि शिव धनुष को जो उठाकर उसकी प्रत्यंचा चढ़ा देगा उसी से जनक नंदिनी का विवाह होगा। तो देखने के उद्देश्य से वो लोग जाते हैं। लेकिन जब वहाँ पे ये कहा जाता है कि ऐसा कोई पुरुषार्थी धरती पर बचा है कि नहीं जो इस शिव धनुष को उठा सके, तो ऐसा जब चैलेंज मिलता है तो रघुकुल का जो रक्त है वो उबल आता है, और उसके बाद वो गुरु से आज्ञा मांगते हैं कि क्या करना चाहिए, मतलब जाएं कि ना जाएं। तो उसके बाद भगवान राम जाते हैं और फिर आप जानते हैं आगे की कहानी। तो मिथिला जाने का उद्देश्य क्या था? मिथिला जाने का उद्देश्य था
सीता जी के स्वयंवर के आयोजन में ये सम्मिलित होने वाले थे, स्वयंवर देखने गए थे, स्वयंवर में भाग लेने नहीं गए थे। इसके बाद देखिए चौथे नंबर का क्वेश्चन, मुनि विश्वामित्र के साथ अभियान पर निकले राम लक्ष्मण का सामना सबसे पहले किसके साथ होता है? तो सबसे पहले जो लेडीज विंग है वो आती है, यानी ताड़का राक्षसियों के साथ, ठीक। तो पहले लेडीज फर्स्ट, पहले सामना इन्हीं से होता है। इसके बाद मुनि विश्वामित्र ने राक्षसों के अत्याचार का वृतांत किसको सुनाया? तो किसको सुनाएंगे? जिनसे काम होगा उन्हीं को सुनाएंगे। तो जब लड़के छोटे होते हैं तो उनको अपने साथ मिलाने के लिए उनके माता पिता से बात करनी पड़ती है। तो यहाँ ऑब्वियस सी बात है कि राजा दशरथ से वो अपना वृतांत सुनाते हैं। और दशरथ जी पहले तैयार नहीं होते हैं, लेकिन जो उनके कुल गुरु थे ऋषि वशिष्ठ, उनके समझाने पर वो मान जाते हैं। वशिष्ठ जी जो है वो कहते हैं कि ये सही, मतलब फैसला सही रहेगा और ये कुमारों के भविष्य के लिए भी उचित। तो इतना आपने देखा। इसी प्रकार से ये गद्यांश अवबोधन वाला काम किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक हमने इस गद्यांश अवबोधन के काम को निपटाया है। कुछ ही गद्यांश आपको यहाँ दिखाए गए और ये भरपूर प्रयास किया गया कि जैसे परीक्षा में जिस कठिनाई या जिस स्तर के प्रश्न पूछे जाते हैं वैसे ही आपसे पूछे जाएं। तो इसे करने का एकमात्र मूल मंत्र यही है। वैसे तो सरल गद्यांश होते हैं, लेकिन मान लीजिए कोई चीज़ आपकी नहीं समझ में आ रही है, ज़्यादा उलझन शीर्षक खोजने में होती है, तो जैसा कि आपको वीडियो की शुरुआत में ही बताया गया कि गद्यांश को बार बार पढ़िएगा और ये जानने का प्रयास करिएगा। अंतिम पंक्तियों में ज़्यादातर निष्कर्ष होता है कि लेखक किस बात पर आकर फोकस हो रहा है और जिस बिंदु पर उसकी पूरी बात आकर टिक रही है, यानी केंद्रित हो रही है, वही आपका शीर्षक हो जाएगा। तो ये काम करके आप आराम से गद्यांश को हल कर सकते हैं। इसमें इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार।